नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय का दायित्व तो संभालते हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले तो कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात हो जाए। अभी सबसे ज्यादा चर्चा है संभल की, और संभल में जो घटना हुई उसको ऐसा देखा जा रहा है, जोड़ा ये जा रहा है कि बाय इलेक्शन जीतने के लिए ये अपोजिशन का आरोप है और आपका यानी सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है उत्तर प्रदेश में कि ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है। इसके बीच में सच कहां है सर? देखिए, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव जीतने का एक साजिश थी, चुनाव के बाद ये घटना घटी है, इसलिए उसमें जीतने की साजिश तो हमारी कहीं होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि एक विषय था, किसी ने न्यायालय की शरण ली, न्यायालय ने सर्वे के लिए उसको कहा, वो टीम गई, एक सरकारी टीम और न्यायालय की टीम, वो कोई हथियार लेकर नहीं गई थी, कोई बलवा करने नहीं गई थी, उन पर हमला हुआ है और नियोजित हमला। कैसे 6-7 हजार लोग इकट्ठे हो गए, हाथों में तमंचे लिए हुए, डंडे लिए हुए, पत्थर लिए हुए, और उन्होंने हमला किया। कोई सर्वे का आदेश हुआ, हम एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान लें कि वहां पे ऐसा कुछ है नहीं, तो तथ्य और सत्य सामने आने दीजिए। सर्वे हो रहा है तो उन पर आपने हमला क्यों किया? जो सत्य है वो सामने आ जाता, अगर आप सही हैं तो वही भी सामने आता। तो हमला करना, एक नियोजित हमला करना, एक तो तथ्यों को से छुपाना, सत्य को छुपाना, और दूसरे अराजकता पैदा करना। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि चूंकि हार के तुरंत बाद ये हुआ, तो समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन इस उपचुनाव में हुआ, वो एक कहावत है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, बल्कि मैं कहूंगा मुंह छिपाने लायक नहीं रहे। तो उन्होंने ये इतना बवाल पैदा करवाया जिससे कि उधर से ध्यान हट जाए पब्लिक का और संभल पे रह जाए। बात आपने कही। अब तमाम न्यायिक जांच आयोग का भी गठन हो चुका है और तमाम चीजें भी हैं। आगे आप एक सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर के नाते कितना आश्वस्त करते हैं उत्तर प्रदेश को कि ये सरकार अपने कामकाज की वजह से जनता के बीच में खड़ी है और दूसरा टर्म हासिल किया है, तीसरे टर्म की दावेदारी कर रही है, और इसको किसी ऐसी घटना की जरूरत नहीं है? क्योंकि बीजेपी पे यह आरोप मढ़ दिया जाता है कि जब भी उसको पोलराइज करने की जरूरत पड़ती है वो पोलराइज करती है वोट ले। देखिए, हमारे मोदी जी का और योगी जी का नेतृत्व और विकृतित्व दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड ये ऐसा है कि अब हमको जरूरत नहीं है कि हम ऐसे ओछे हथकंडों को करें। ओछे हथकंडे वही करें, राजनीतिक ठगी वही लोग करें। उन्होंने एक राजनीतिक ठगी पिछले लोकसभा के चुनाव में की। संविधान एक किताबिया लेके घूम रहे थे, मालूम नहीं उसके अंदर संविधान था भी कि नहीं था, कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे संविधान बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार आएंगे आरक्षण समाप्त कर देंगे। लोग उनके झांसे में आ गए, भ्रम जाल में फंस गए, और उन्होंने कुछ डायवर्जन किया और उससे अपेक्षित परिणाम हमारे नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोदी जी तीसरी बार आ गए, संविधान नहीं बदला, आरक्षण नहीं समाप्त हुआ, तो वो जनता को राजनीतिक ठग के रूप में सामने उनका फेस आ चुका है। अब उनकी तरफ वो नहीं झुकेगी। अब वो कोई ना कोई नया हथकंडा, फिर ये जो हमला हुआ, मैं इसको दंगा नहीं कहूंगा, एक नियोजित हमला था सरकारी तंत्र के अधिकारियों के ऊपर। तो उस हमला इसलिए किया गया, सिर्फ इसलिए कि जो उनकी शर्मनाक हार हुई है वो लोगों से ध्यान हटके संभल कांड बन जाए। बस बटोगे तो कटोगे बड़ा पॉपुलर नारा रहा झारखंड में, महाराष्ट्र में, बाय इलेक्शंस में। अब इसकी व्याख्या भी अलग लोग, आप इसकी व्याख्या कैसे देखते हैं और इस नारे के इम्पैक्ट को कैसे? देखिए, बटोगे तो कटोगे मैं सकारात्मक रूप से देखता हूं। सकारात्मक नारा है भी। अगर बटेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे से कटेंगे। देश बटा था 1947 में, एक दूसरे से कट गए। ऐसे अगर बिरादरियां बटेंगी, जैसा वो कहते हैं बिरादरी वो बांटते हैं, पीडीए करते हैं, और हम करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हम तो एकजुट होने की बात करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं। इसीलिए वो नारा देना पड़ा कि बटोगे तो आपस में कटोगे, एक दूसरे से वैमनस्य का भाव पैदा होगा। हमारे बड़े नेता कहते हैं, हमारे माननीय मोदी जी, कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बात भी सही है, एक रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक जो षड्यंत्र होंगे उनसे बचे रहेंगे और सेफ रहेंगे।
आप ये मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक ही निहितार्थ, एक ही भावार्थ के नारे हैं? एक ही भावार्थ के नारे हैं और वो राष्ट्र हित में एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, ये नारा है। उसके पीछे भाव ये है। क्या आप इस दलील से भी सहमत हैं कि भारत इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया में और तेजी से आगे बढ़ रहा है? बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई, बीच में प्रधानमंत्री ने भी संकेत किया था कि इस समय कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जैसा भी मामला दिखता है। बांग्लादेश में भारत के विरुद्ध जिस तरह का माहौल है, एक दिन पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करके भारत को कोसा, अगरतला में जो घटना हुई, तमाम बातें हैं। तो क्या आपको लगता है की भी कोशिश है और इसका सबसे उनको एक मजबूत कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ये है कि इसको कम्युनल डिवाइड की तरफ ले जाओ? जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो 13वें 14वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी। आज वो 5वें नंबर पर ले आए। बल्कि इसमें एक ये बात कि उस देश से भी आगे आ गए जिसने कभी हम पे हुकूमत की थी, ब्रिटेन से, और उनका अब लक्ष्य 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना। निश्चित रूप से जो पुरानी शक्तियां हैं, जो आर्थिक शक्तियां हैं, वो बेचैन हैं और जो आर्थिक और सामरिक शक्ति में भारत मजबूत हो रहा है, उन सब को मजबूत होते देखकर वो लोगों की बेचैनी है, जो लोग ये नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो और मोदी जी जैसा नेतृत्व यहाँ पर मजबूत हो, मोदी जी जैसे नेतृत्व वाली पार्टी यहाँ पर मजबूत हो, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी है। वो वोट डालो राज करो की नीति रखते हैं। आज किसी के ऊपर हुकूमत करके अब किसी देश के भूखंड को जीत कर उपनिवेश अपनी कॉलोनी बना के राजनीति नहीं की जा रही है। आज वो हमारा गुलाम कैसे बना रहे, हमारे अंडर में कैसे रहे, हमारे अधीन कैसे मानसिक रूप से रहे, ये राजनीति है। तो उस राजनीति के तहत इस चुनाव में तो बाकायदा चीन और अन्य कई देशों ने, पाकिस्तान वगैरह अरब कंट्रीज ने विपक्ष को पैसा भी दिया है और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है और सही आरोप है कि पैसा भी दिया कि चुनाव में मोदी जी किसी तरह हार जाए। वो तो मोदी जी का व्यक्तित्व था, मोदी जी के इतने गहरे कृतित्व थे कि वो सफल नहीं हुए। आपके मंत्रालय की तरफ मैं आऊं तो आपने अभी उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात भी की है। क्यों जरूरत इसकी पड़ी, जबकि और भी चयन की प्रणालियां रही हैं, और ये किस तरह से काम करके किस तरह से ये अपने को बेहतर और उपयोगी प्रमाणित करेगा? पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बेसिक शिक्षा का चयन आयोग अलग था, प्राविधिक शिक्षा का चयन आयोग अलग था, उच्च शिक्षा का चयन आयोग अलग था, माध्यमिक शिक्षा का अलग था। तो उसमें सामंजस्य भी नहीं था और पारदर्शिता का भी थोड़ा अभाव नजर आता था। अब माननीय योगी जी ने इसका गहन अध्ययन किया और उनको ये प्रतीत हुआ कि अगर एक चयन आयोग बन जाएगा तो उसको अगर हम चालू करेंगे तो पारदर्शिता भी होगी और ईमानदारी भी होगी और जो अपेक्षित जनता को हम लाभ देना चाहते हैं वो लाभ दे पाएंगे। जी, तो आप मानते हैं कि ये बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ा। और क्या आपके नवाचारी प्रयोग हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में? क्योंकि उच्च शिक्षा में आके जिस तरह से दिशाहीन अनुभव करता है युवा अपने को, क्योंकि अभी भी उसके सामने स्थिति यह है कि वो क्या करे। हर व्यक्ति इतना मेधावी, हर युवा इतना मेधावी नहीं, आईआईटी में चला जाए, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में चला जाए, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है। तो कैसे ये वोकेशनल एजुकेशन और युवा की मेधा आपस में जुड़ेंगी? देखिए, मैं इस आपके प्रश्न को 2 भागों में बांटता हूं। एक तो हमारे नेता मोदी जी एनईपी 2020 लाए, जो लॉर्ड मैकाले ने दी हुई शिक्षा पद्धति अभी तक चल रही थी, जिसके मूल में था कि भारत में काले अंग्रेज पैदा करना, भारत के लोगों में भारतीयता के प्रति हीन भावना पैदा कर देना, वो शिक्षा पद्धति थी। उसको बदलकर जो आज की शिक्षा पद्धति के मूल में है, जिसके सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बन रहे हैं या बनाए जाएंगे, जो भी आगे होंगे, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। यदि हमारा शानदार अतीत था उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वो हम लोगों ने क्यों भूल गए, उसको क्यों भुला दिया गया? अकबर महान था या नहीं महान था, मैं इसमें बाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी उस समय की तत्कालीन ताकत औरंगजेब, और अकबर को चुनौती देने वाला मेरा राणा महान क्यों नहीं था, मेरा शिवा महान क्यों नहीं था? सिकंदर महान पढ़ाया जाएगा हमको, लेकिन उसको चुनौती ऐसी देने वाले चंद्रगुप्त, जिसने यहां से भगाया, उसको मुंह की खाके सिकंदर लौटा, वो महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? ये सब एक
एक विचारणीय प्रश्न था। तो उसके क्या आप इतिहास के पुनर्लेखन की मांग का भी समर्थन करते हैं? पुनर्लेखन नहीं, वास्तविक लेखन की मांग का समर्थन करते हैं कि वास्तविकता जो है और है वो तो। अब जैसे मैं आगरे का एक उदाहरण दूं कि आगरा में शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद किया था छल कपट से, इतिहास का तथ्य है। तो हाँ, और वो किस चतुराई से, मैं कहूं कि राजनीतिक शौर्य, उनका साहस, उनकी योजना बनाने की विलक्षण प्रतिभा, और बनाना ही नहीं उसे क्रियान्वयन कर ले जाने की अद्भुत क्षमता का एक चैप्टर है आगरा में। लेकिन आगरा में 70 साल हो गए आजादी के बाद, उससे पहले नहीं बना वो अलग बात है, अंग्रेजों ने नहीं बनाया हो, लेकिन 70 साल आजादी के बाद हो गए, एक भी शिवाजी का स्मारक नहीं है। इतने बड़े शौर्य, आने वाली नस्लें उनकी इस चैप्टर से प्रेरणा लें, ऐसा क्यों स्मारक क्यों नहीं है? अब बनेगा तो सही तथ्यों को सामने लाएंगे। विवादों के साथ बनेगा, बिना विवाद के बनेगा? बिल्कुल बिना विवाद के बनेगा, और विवाद जो करना चाहे करें, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक अध्याय है उनका शौर्य का। और कहाँ बनने की आप जो सोच रहे हैं संकल्पना, क्या ये ताजमहल के समीप ही होगा? ना, हमने वो जगह खोजी जहां पर शिवाजी महाराज कैद किए गए होंगे, क्योंकि हमको ये पढ़ाया जाता रहा कि लाल किले में कैद थे, कैद कर लिया था लाल किले में उनको। लेकिन कुछ इतिहासकारों के पन्नों को पलटा हमने तो मालूम पड़ा कि जयपुर महाराजा तत्कालीन मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह की कोठी में बंद थे। तब राम सिंह जी की कोठी तलाशी गई, क्योंकि ये मालूम पड़ा राम सिंह जी की कोठी। तो जयपुर जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगे कि राम सिंह जी की कोठी कहाँ थी। तो वो जयपुर हाउस आगरा में एक जगह है, वहीं पर पुराना जयपुर हाउस बहुत बड़ा था, अब तो छोटा है, लेकिन उसी जगह पर एक टीले से 100 फुट ऊंचे टीले पर मीना बाजार की कोठी कहलाती है आजकल आगरा में जी। वो कोठी पे वो कैद किए गए थे। अब उस कोठी को चूंकि एक ट्रस्ट के पास है, उससे एक्वायर करके हम लोग वहां पे एक स्मारक ऐसा भव्य और दिव्य बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में आगरा में आने वाला पर्यटक पहले उस स्थान को देखने आएगा, बाद में ताजमहल देखने जाएगा। कब तक ये संभावित तौर पर पूर्ण हो जाएगा? हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही, मुश्किल 4-5 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बात हुई थी। उन्होंने हिदायत दी है कि एक्विजिशन कैसे होगा, उस कार्रवाई को किया जाए पूरा। एक्विजिशन के बाद उसका अगला स्टेप होगा। ये ताजमहल से कितनी दूर है ये कोठी? ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर दूरी होगी। आप अब ये विश्वास से कह सकते हैं कि एक और बहुत मजबूत स्मारक, दर्शनीय स्मारक ताजमहल के अलावा, जहां आपका ये भी विनम्र आग्रह है कि लोग पहले वहां जाएं, अपने अतीत के उस वैभव से परिचित हों जो शौर्य और वीरता से रचा गया है, और फिर ताजमहल की तरफ। ये बिल्कुल ऐसा बनाना चाहिए हम लोगों को, और बनाने का एक संकल्पना भी है, एक विजन भी है हमारे नेता जो योगी जी के पास, कि वो ऐसा होना चाहिए। और मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब्स में कि घनश्याम नाम के एक कार्यकर्ता जो बताते हुए भी रो पड़े थे कि मैं खुद बीमार था, तो सुबह 5 बजे मैंने फोन लगाया और आप उस समय आजमगढ़ में शायद किसी इलेक्शन में व्यस्त थे, और आपने कहा कैसे हो घनश्याम? उसने कहा मैं तो जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। कठिन होता है। आप क्या कहेंगे उन युवा राजनेताओं से जिनकी गाड़ियों का आकार बढ़ जाता है, जिनके बंगले भव्य से भव्यतम होते चले जाते हैं, लेकिन मानव सेवा के सरोकार किसी भी राजनीतिक दल के हों वो सिमटते चले जाते हैं? देखिए, हमारे राजनीतिक चिंतन के अधिष्ठाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने राजनीति को व्याख्या करते समय लिखा है एक अपने लेख में कि राजनीति सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, मानव सेवा का, देश सेवा का, और राज सेवा भी ऐसी हो जो परिवर्तन का वाहक बने। तो वो जो हम उनको आदर्श मानते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सेवा करें, और सेवा के उद्देश्य से ही हम राजनीति में आए हैं। तो राजनीति जब इतना सशक्त माध्यम है तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति वो जगह है जहां टेलीफोन पर भी आपको किसी को मदद दे सकते हैं, जाने की जरूरत भी नहीं है। जब उसका रात को मुझे टेलीफोन, मैं रात को चाहे जितने बजे टेलीफोन आए मैं उठाता हूँ। आप खुद उठाते हैं? खुद उठाता हूँ। 12 बजे के बाद तो खासतौर से, क्योंकि 12 बजे के बाद जो मेरे मानसिकता में ये है कि 12 बजे के बाद जो फोन कर रहा है परेशान है वो। तो उसका सुबह सुबह फोन आया, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने एकदम उठाया। मैंने क्या चिंता होगी, क्या बात है? तो उसने बताया। मैंने तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में उसके प्रिंसिपल को फोन किया, वो एडमिट हुई, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिली। वैसे तो ईश्वर के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण यश विधि हाथ, लेकिन
यह भी सही है कि यदि पर समय पर मेडिकल एड मिल जाए तो आदमी बच जाता है, अन्यथा कई बार मेडिकल एड के अभाव में भी गुजर जाता है। तो ये हम लोगों का काम है, हमें करना भी चाहिए। मानव सेवा सर्वोपरि, अंत्योदय दर्शन जो पंडित जी का कहता है। बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके चिंतन दर्शन में संगनिष्ठ दृष्टि बहुत स्पष्ट रूप से नजर आती है। बहुत धन्यवाद, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं।